पेंशन के साथ 6 बड़ी खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन के साथ एरियर का पैसा खाते में जमा। अगर आप पेंशन भोगी है तो आपको एरियर मिलने वाला है। इसके साथ आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होने वाली है। नवंबर महीने की पेंशन के साथ केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। हाई कोर्ट से पेंशन धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी को अधिक वेतन भुगतान हुआ है तो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जीपीएफ कर्मचारी की संपत्ति होती है, उसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशन धारकों को दिया शानदार तोहफा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को खुशखबरी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन भोगी एफएमए और सीजीएचएस दोनों का फायदा ले सकते हैं। सरकार दोनों में से केवल एक का ही फायदा देती है, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके सामने ये विकल्प होगा कि वे दोनों का फायदा ले सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को दी बड़ी राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने लगभग 97,000 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ देने जा रही है। लगभग 8,300 पेंशन भोगियों के हायर पेंशन के नए पीपीओ जारी कर दिए गए हैं। नवंबर 2022 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हायर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस साथ ही जो मौजूदा कर्मचारी है, अब वे अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। सीजीएचएस लाभार्थी अब 3 महीने की दवाएं एक साथ ले सकते हैं। इमरजेंसी में वे किसी भी हॉस्पिटल में बिना रेफरल के दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आईएम्स के साथ करार हुआ है। किसी भी देश में स्थित एम्स में वे अपना इलाज करा सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त पेंशन। संसदीय समिति ने एक सिफारिश की थी जिसमें कहा था कि जैसे ही पेंशन भोगी 65 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद पेंशन भोगियों का डेटा तैयार किया गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेंशन भोगी बेसब्री से इस योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। नवंबर की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 53% हो चुका है, लेकिन बहुत सारे पेंशन धारकों को इसका भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में नवंबर महीने की पेंशन के साथ 53% का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 4 महीनों का अरियर 10 नवंबर तक सभी के खाते में आ जाएगी। नवंबर महीने की पेंशन 53% महंगाई भत्ते के साथ 25 तारीख तक खाते में जमा हो जाएगी। वही जो स्पर्श से पेंशन लेते हैं तो उनकी पेंशन 30 तारीख तक खाते में आ जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की सेवा से 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान। डॉक्ट ने दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि देने के मामलों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशानिर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन संख्या 2400/2024 में अंतरिम आदेशों के आधार पर जारी किए गए हैं, जो अपने 11 अप्रैल 2023 के आदेश सीए संख्या 2471/2023 की समीक्षा मांग रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि माननीय कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन की गणना में एक वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद 1 मई 2023 से पेंशन देय होगी। 30 अप्रैल 2023 से पहले के अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि ये 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जिन्होंने संतोषजनक सेवा की है, उन्हें 1 जुलाई 1 दिसंबर को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। यह लाभ किसी अन्य पेंशनरी लाभ के लिए मान्य नहीं होगा और यह 30 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
संबंधित विभागों को दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने कहा कि ये समस्त मामलों में इस प्रकार कार्रवाई करनी है। एक अदालत में लंबित मामलों के संबंध में संबंधित सभी विभागों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और डीपीटी के आदेशों की जानकारी दे ताकि मामलों का उचित निपटारा हो सके। 30 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों की व्यक्तिगत प्रस्तुतियां इन निर्देशों के अनुसार निपटाई जा सकती हैं। 3 अगर किसी मामले में 30 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को कोर्ट ट्रिब्यूनल ने लाभ दिया है और अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, तो सरकार उच्च अदालत में इस निर्णय को चुनौती दे सकती है। 4 लंबित अवमानना याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन अंतरिम आदेशों के आधार पर प्रतिवादित किया जा सकता है। उपयुक्त मामलों में सरकार के परामर्श के साथ समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार किया जा सकता है। पूर्व कर्मचारियों को पहले से प्रदत्त लाभ। इस ओएम के जारी होने की तिथि से पहले जो भी लाभ पूर्व कर्मचारियों को प्रदान किए गए हैं, उन्हें इस आदेश के अनुसार समायोजित किया जाएगा। साथ ही पेंशन भोगियों के एफएमए पर आ गई खुशखबरी। कैबिनेट मीटिंग से 8वें वेतन सहित 4 मुद्दों पर लगेगी मुहर। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एफएमए 8वें वेतन सहित 4 मुद्दों पर इस महीने कैबिनेट से मुहर लग सकती है, क्योंकि इस महीने जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग होने वाली है। इसके साथ ही आज कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ डीआर के नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, तो चलिए सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। एफएमए पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया शानदार तोहफा। दिल्ली हाईकोर्ट का एक का महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी सीजीएचएस सुविधा का लाभ लेने के बजाय एफएमए की मांग कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी या पेंशन भोगी के घर के आसपास सीजीएचएस की सेवा मिल रही है, तो जरूरी नहीं है कि वे उसका ही लाभ ले। कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को एफएमए का लाभ मिलना चाहिए। क्या है नियम? आपको बता दूं कि अगर कर्मचारी या पेंशन भोगी जहां पे निवास करता है, अगर उनके घर के आसपास सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, तो उनको न चाहते हुए भी इसका ही फायदा लेना पड़ेगा। उनको एफएमए नहीं दिया जाएगा। दोनों में से केवल एक का ही फायदा मिलता है। सरकार की दलील और कोर्ट का आदेश। इस पर कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी या पेंशन भोगी एफएमए के माध्यम से अपनी या परिवार के सदस्यों का उचित इलाज करा सकते हैं, इसलिए एफएमए का फायदा उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने दलील दी कि पेंशन भोगी ने वीआरएस लेते समय एफएमए का चयन नहीं किया था, इसलिए रिटायरमेंट के इतने साल बाद एफएमए का फायदा नहीं दिया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार के पास विकल्प है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कर्मचारी या पेंशन भोगी कहां पे निवास कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एफएमए का लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देने का फैसला सुनाया। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। कर्मचारियों की हुई मौज। महंगाई भत्ते के साथ सैलरी में होगी लाजवाब बढ़ोतरी। बहुत समय पहले ही भारत सरकार के द्वारा 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसको लागू हुए अब बहुत लंबा समय हो चुका है और इसके परिणाम स्वरूप सभी सरकारी कर्मचारियों को एवं पेंशनधारियों को अब नए वेतन आयोग को लेकर इंतजार है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनधारी हैं, तो निश्चित ही आपको भी नया वेतन आयोग अर्थात 8वां वेतन आयोग गठित होने का इंतजार होगा। हम आप सभी के लिए इस आर्टिकल में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, जो निश्चित तौर पर आपको उपयोगी होगी। चूंकि आप सभी जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा किसी भी नए वेतन आयोग को लगभग 10 वर्ष के बाद ही लागू किया जाता है और अब केंद्र सरकार के द्वारा आगामी समय में 8वां वेतन आयोग गठित किया जाना है, जो कर्मचारियों को एवं पेंशनधारियों को उपहार साबित हो सकता है। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग किस दिन लागू किया जाएगा या गठित किया जाएगा, इसको लेकर किसी प्रकार की कोई तिथि की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आप सभी को बताते चलें कि आगामी 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान ढांचे, भत्ता एवं पेंशन की समीक्षा करता है एवं इसका उद्देश्य कर्मचारियों की मुद्रास्फीति कारक को ध्यान में रखते हुए समायोजन करना है और यही बात केंद्रीय कर्मचारियों को लाभदायी है। 8वां वेतन आयोग गठित कब होगा?
8वां वेतन आयोग गठित करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा न होने के कारण अभी निर्धारित तिथि बता पाना तो संभव नहीं है, परंतु सभी कर्मचारियों को आशा है कि आगामी सत्र 2026 की शुरुआती माह में अर्थात जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को गठित किया जा सकता है, परंतु यह भी केवल संभावना मात्र ही है और जब तक इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती है तब तक आप इंतजार करें। वेतन आयोग गठन का उद्देश्य। किसी भी वेतन आयोग को भारत सरकार के द्वारा इसी उद्देश्य के साथ में गठित किया जाता है ताकि इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों को प्राप्त हो। आपको बता दें कि वेतन आयोग गठित होने के साथ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखने को मिलती है एवं पेंशनधारियों की पेंशन राशि में भी वृद्धि हो जाती है। वेतन आयोग को गठन करने को लेकर सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों आर्थिक स्थिति को परिवर्तित, बेहतर करना है ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी करे और उन्हें वर्तमान महंगाई दर का सामना न करना पड़े। फिटमेंट फैक्टर। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर वह कारक है जिसके आधार पर ही किसी कर्मचारी का वेतन या पेंशनधारियों की पेंशन राशि की गणना की जाती है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। पूर्व में जब वेतन आयोग का गठन किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा 2.57 का था और अब जब 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा 1.92 तक हो सकता है और यह केवल संभावना मात्र है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें। 8वीं वेतन आयोग से लगभग सभी कर्मचारियों को एवं पेंशनधारियों को यही अपेक्षा है या कहें आशा है कि नए वेतन आयोग के गठित हो जाने के बाद में उनके वेतन में एवं पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और सरकार के द्वारा वर्तमान समय की महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए ही 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा और कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। नए वेतन आयोग का लाभ। यदि हम नए वेतन आयोग से संबंधित लाभ की बात करें तो उसका सीधा लाभ कर्मचारियों को एवं पेंशनधारियों को प्राप्त होता है, क्योंकि जब कभी नया वेतन आयोग गठित किया जाता है तो इसके बाद में कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि देखने को मिलती है और उनका वेतन बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से पेंशन भोगियों की पेंशन राशि में भी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा नए वेतन आयोग के गठित होने के साथ साथ कर्मचारियों पर वर्तमान महंगाई दर का भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वह महंगाई की मार से बच जाते हैं एवं वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों का वित्तीय भविष्य भी सुरक्षित एवं मजबूत हो जाता है, जिससे वह अपने बेहतर भविष्य को नियोजित कर सकते हैं। कर्मचारियों के वेतन पर प्रभाव। अगर हम बताएं कि नए वेतन आयोग के गठन होने के बाद में कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करें तो किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीने है और अगर वेतन आयोग लागू हो जाता है तो यही वेतन बढ़कर 34,560 तक का पहुंच जाएगा और आप इसी वेतन के आंकड़े से यह समझ सकते हैं कि नया वेतन आयोग कर्मचारियों के दृष्टिकोण से कितना लाभदायक है। भारत के सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नए नियम लागू करने के लिए निर्णय लिया है जो कि जल्द ही दिवाली के बाद लागू होने वाले हैं। जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें इन नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा एवं उनका पालन करना होगा। नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य किया गया है। जानकारी के लिए बता दें ये ही नियम कई विभागों में पहले से ही लागू किए गए हैं। इन नियमों को लेकर 2 साल पहले ही अधिसूचना जारी की गई थी। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह भी पढ़े पेंशन रिजेक्टेड, पेंशन हुई रिजेक्ट, पेंशन नहीं आई तो जरूर देखें। जल्द करें ये काम तुरंत पेंशन। ये कर्मचारी होंगे प्रभावित। आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा 2 साल पहले CCS नियम 2021 के नियम 8 के आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन का चेक किया जाएगा। अगर कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जाएगी। इस नोटिफिकेशन के पश्चात कर्मचारियों को हर महीने अपना वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी है। लेकिन आप सभी कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। जो कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करते हैं उन पर ये नियम लागू किए जाएंगे। हर महीने में रिपोर्ट कार्ड किया जाएगा तैयार। इन नए नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी अपराध करता है तो उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। इसके लिए सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को अपने कार्य का प्रदर्शन दिखाने के लिए हर महीने रिपोर्ट कार्ड जमा करना होगा। अभी के समय में ये नियम केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किए जाएंगे, लेकिन भविष्य में ये सभी नियम अन्य राज्य सरकारें अपने राज्य में लागू करवा सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा नए पेंशन नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत पेंशन अथवा ग्रेच्युटी को कई आधारों पर रोका जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी इन मामलों में दिक्कत करता है तो उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी अपने पद से रिटायरमेंट होता है और पुनर्नियुक्त हो जाता है तो उस पर यह नियम लागू किए जाएंगे। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का केस चल रहा है और वह दोषी है तो इसे पेंशन अथवा ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी काम में किसी भी प्रकार की देरी अथवा लापरवाही करता है तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। चीन सरकार ने देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब लंबे समय तक नौकरी करने का अवसर मिलेगा। चीन की इस नई नीति का उद्देश्य देश में वृद्ध नागरिकों की बढ़ती आबादी और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच पेंशन फंड की कमी को पूरा करना है। यह फैसला उन सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें अपनी सेवाओं को कुछ और वर्षों तक जारी रखने का मौका मिलेगा। जनसंख्या में गिरावट और बढ़ती उम्र के कारण लिया गया फैसला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी को देश में वृद्ध नागरिकों की तेजी से बढ़ती संख्या पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। चीन की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी 2023 के अंत तक 30 करोड़ तक पहुंच गई है और इसके 2035 तक 40 करोड़ से अधिक और 2050 तक 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या में विवाह और जन्मदर में गिरावट के कारण जनसांख्यिकीय संकट गहरा रहा है, जिसके चलते सरकार को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा फंड के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से पेंशन फंड पर दबाव। चीन में अधिकांश बुजुर्ग राज्य की सामाजिक सुरक्षा सहायता पर निर्भर हैं, जो वर्तमान में गिरती अर्थव्यवस्था के कारण मुश्किल में आ रही है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका गहरा असर हो रहा है। दशकों तक चीन में एक बच्चा नीति लागू थी, जिसके परिणामस्वरूप अब बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि 2016 में चीन ने इस नीति में बदलाव करते हुए सभी जोड़ों को 2 बच्चों की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद जन्मदर में बढ़ोतरी अपेक्षा से कम रही है। ऐसे में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना एक प्रभावी कदम माना जा रहा है, जिससे पेंशन फंड पर दबाव को कम किया जा सके।